नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि, कन्या लग्न के लिए कैसा रहेगा आने वाला फरवरी का महीना। क्या लेकर आया है महीना आपके लिए, जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव, क्या सावधानी हम बरत सकते हैं, क्या उपाय हम कर सकते हैं, कैरियर के बारे में, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन आपका जो भी है उसके बारे में, अध्यात्म, सेहत, प्रेम जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, बाकी सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली कन्या राशि, कन्या लग्न के लिए। यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 नंबर, क्योंकि आपकी 6वीं राशि है कालपुरुष की। कालपुरुष की कुल 12 राशियां हैं, तो ये जो नंबर है वो कालपुरुष की राशि को दिखाता है। भाव ये पहला है, पहले भाव में 6 नंबर है क्योंकि आपकी 6ठी राशि है। ये दूसरा भाव है, तीसरा भाव है, तृतीय भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। ये चौथा भाव है पंचम भाव में आपके देखिए शनि, गुरु, शुक्र और बुध मकर राशि में गोचर कर रहे हैं आपके। ये 6ठा भाव है, इसमें कुंभ राशि और कुंभ राशि में सूर्य और शुक्र। सूर्य आएंगे यहाँ पर 12 फरवरी को और शुक्र आ जाएंगे यहाँ पर 22 को। ये उससे पहले शुक्र और सूर्य यहाँ पर रहेंगे। ये 7म भाव है, इसमें मीन राशि, इसमें कोई ग्रह नहीं है। ये आपका 8म भाव है, मेष राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं, जो यहाँ पर 22 तारीख तक रहेंगे। 22 के बाद ये जो मंगल हैं ये आपके 9वें भाव में आ जाएंगे, जहां पर वृषभ राशि में राहु पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो ये है हमारी ग्रह स्थिति। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी अगर हम देखें तो बहुत सारे ग्रह पंचम में है। पंचम एक त्रिकोण है। त्रिकोण भाव नॉर्मली शुभ माने जाते हैं, उनमें शुभ ग्रहों का गोचर खास करके अच्छा माना जाता है। और गुरु यहाँ पर रहेंगे, शुक्र यहाँ पर रहेंगे, बुध यहाँ पर रहेंगे, जो कि लग्नेश हैं और आपके कार्य, पद, प्रतिष्ठा मतलब कर्मेश के स्वामी भी हैं। तो ऐसे में ये बुध का गोचर अच्छा है। पर बुध यहाँ पर वक्री रहने वाले हैं, वक्री रहेंगे बुध आपके 30 जनवरी से लेकर करीब 22 फरवरी तक बुध जो है वक्री रहेंगे। और बुध आपके लग्नेश भी हैं और कर्मेश भी हैं। तो ऐसे में अगर आपकी बुध की दशा महादशा है तब तो थोड़ा सा वाणी का ख्याल रखना है। कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर लिखते हैं तो उसका ध्यान रखना है, और कम्युनिकेशन में कोई थोड़ी सी गलती ना हो इसका ध्यान रखना है। जब लग्नेश वक्री होते हैं इसका मतलब होता है कि बहुत बड़ा कोई नया निर्णय नहीं लेना है और थोड़ी सी चीजें संभल कर थोड़ा सा सावधानी से रहना है, अगर बुध की दशा महादशा अंतरदशा है तो, क्योंकि बुध आपके लग्नेश हैं। आप इसी तरह मान लीजिए कि पहली जो चीजें हैं उनको थोड़ा देखने का समय है। कोई चीज अगर गलत हो रही है तो उसको ठीक करने का समय है। थोड़ा सा जैसे आप किसी पेड़ को काट रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी एक हथौड़े से, आरी से, और वो थोड़े दिन बाद थोड़ी सी उसकी वो धार नहीं रहती तो उसको पैना करना चाहिए। हमको रुकना है, आराम करना है, उसको पैना करना है और फिर से आगे बढ़ना है। ठीक इसी तरह ग्रह भी जब वक्री होते हैं हमको थोड़ा रुकना, ठहरना, देखना है क्या कमी चल रही है, हर चीज का अवलोकन करना है थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ना है। तो उस तरह का समय होता है जब लग्नेश वक्री होता है। कर्मेश भी वक्री है, तो इस बात का ध्यान रखना है अगर आपकी बुध की दशा महादशा है तो। ओवरऑल पंचम भाव में इतने सारे ग्रह जो हैं आपको शेयर, सट्टा और स्टॉक मार्केट आदि से लाभ करा सकते हैं। अगर आप आर्ट के फील्ड में है, मीडिया के फील्ड में है तो बहुत बढ़िया है। संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग हैं, बहुत ज़्यादा योग हैं। किसी रिश्ते की शुरुआत के प्रेम आदि के लिए भी समय जो है बहुत अनुकूल है, क्योंकि जो पंचम भाव है ये दूरदृष्टि का है, प्रेम का है, मोहब्बत का है, इश्क का है, ज्ञान का है, बुद्धि का है, शास्त्र का है, श्रुति और स्मृति का भी है, मंत्रों का भी है। तो उस भाव में इतने सारे हैं तो ये सब चीजें अच्छी हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, ज्ञान प्राप्ति के लिए अच्छा समय है, मंत्र प्राप्ति के लिए अच्छा समय है। आप कोई बहुत आगे की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी जो बुद्धि होगी वो सही निर्णय ले पाएगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर हैं, शुक्र यहाँ पर हैं, और शुक्र जो है आपके भाग्येश भी हैं। शुक्र जो है आपके भाग्येश हैं, भाग्य का स्वामी पंचम में आ रहा है और त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा है। त्रिकोण का स्वामी जो शुक्र है वो केंद्र के स्वामी गुरु के साथ बैठा होकर राजयोग बना रहा है पंचम में। तो स्टॉक मार्केट से लाभ तो हो ही सकता है। अगर आप एजुकेशन में आप बहुत अच्छा करेंगे, आपके बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, बाहर यात्रा का योग बनता है, उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाने का योग बनता है। यहाँ पर बहुत
बाहर जाने का बहुत योग बनता है, लाभ के बहुत योग बनते हैं। लाभ के योग किस लिए बनते हैं? क्योंकि ये सारे ग्रह जो पंचम में बैठे हैं सब के सब एकादश भाव को देखते हैं। और एकादश भाव क्या है? लाभ का, अवार्ड्स का, प्रमोशन का, जीवन की इच्छाओं का, प्रेरणा का, एस्पिरेशन का, गोल्स का, जीवन के लक्ष्यों का, आपके बड़े भाई का, ऐसी चीजें जो आपको इंस्पायर करती हैं, आपके सपनों का। तो इतने सारे ग्रह देख रहे तो आपका कोई सपना सच हो सकता है, आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, आपको अवार्ड्स मिल सकता है, कोई इनाम मिल सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है। तो एक तरह से बहुत बढ़िया यहाँ पर योग बने हुए हैं। अब हम एक एक ग्रह को अगर देख लें तो बुध की तो हम बात कर चुके हैं। बुध जो है वो लग्नेश है, बकरी है, और यहाँ से आपके एकादश भाव को देख रहा है। तो बुध के मामले में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, पर फिर भी लग्नेश अगर पंचम में है तो संतान प्राप्ति को दिखाता है, शेयर, सट्टा, एजुकेशन आदि में लाभ को दिखाता है, आपके किसी सपने को पूरा होने को दिखाता है। गुरु की बात करें तो गुरु जब पंचम में है, शनि और शुक्र सभी के लिए वो ऑस्पिशियस हैं। गुरु का पंचम में गोचर खासकर ऑस्पिशियस माना जाता है। ऐसे में गुरु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि नवम भाव पर है, जो कि गुरु का है, टीचर्स का है, ज्ञान का है, धर्म का है, दया का है, करुणा का है, मानवीय गुणों का है। इसके साथ साथ नियम का है, लॉ का है, फिलॉसफी का है, दर्शन का है, टूरिज्म का है, तीर्थ स्थान का है, इस सब का है। तो यात्रा होने का चांसेस है, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने का चांसेस है, प्रमोशन का चांसेस है, पिता के साथ संबंधों में थोड़ा यहाँ पर जो है गुरु साथ देंगे आपका। हालांकि यहाँ पर राहु है तो आपका मन विदेश जाने के लिए कर सकता है, बाहर की चीज़ों में इंटरेस्ट आ सकता है, दूसरे कल्चर के प्रति आपकी रुचि यहाँ पर हो सकती है। और पिता के साथ भी दूरी तो हो ही जाएगी। अगर आप कहीं बाहर जाएंगे, कोई डिस्टेंस किसी तरह से बनती है तो हो सकता है पिता से कोई दूरी आए, और गुरु आदियों से भी। पर जब तक यहाँ पर गुरु हैं, जो गुरु की दृष्टि जो राहु पर है, तो राहु को गुरु ही कंट्रोल कर पाते हैं थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा इफेक्ट बना हुआ है। गुरु का साथ आपको मिलता रहेगा। हालांकि गुरु चांडाल योग जैसी स्थिति बन रही है, क्योंकि एक तो गुरु नीच के हैं, ऊपर से राहु की जो दृष्टि है वो यहाँ से अगर देखें तो नवम दृष्टि गुरु पर आ रही है। मतलब अपने गुरुओं से बना के रखें, उनका सम्मान करें। ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, आपको ऐसा लगे कि भाई विश्वास ना हो आपको अपने बड़ों पर या गुरु पर या पिता पर, तो उस चीज़ को थोड़ा संभलें, पूरी स्थिति का जायजा लें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें जहाँ तक हो सके। क्योंकि गुरुओं का और अपने से बड़ों का, पिता का आशीर्वाद जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है सभी के लिए। इसके बाद गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो एकादश भाव पर है। ये एजुकेशन के लिए अच्छी है, एजुकेशन से लाभ हो सकता है। आपकी परफॉर्मर हैं, आप एक कंसल्टेंट हैं, आप सलाहकार हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या चाहे वो वकील हो या किसी भी रूप में आप सलाह देते हैं, आपका कुछ ऐसा काम है, टीचर हैं आप, तो आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। आपके बड़े भाई से आपके रिश्तों में थोड़ा सुधार आएगा, यहाँ पर उनसे आपको लाभ हो सकता है। बड़े भाई को खुद भी यहाँ पर लाभ होने की संभावना बनती है। गुरु की दृष्टि यहाँ से लग्न पर भी है, आपकी बुद्धि सही निर्णय ले पाएगी, आप चीज़ों को सही से जज कर पाएंगे। अगर गुरु की महादशा है तो ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जिस ग्रह की महादशा होगी उसका रिजल्ट थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। इसके साथ साथ अगर वह ग्रह आपकी जन्म कुंडली में भी अच्छा है, अच्छे योगा में है, तब उसका रिजल्ट वास्तव में बहुत ज़्यादा आएगा। क्योंकि प्रारब्ध तो जन्म के समय ही तय हो जाता है। जो कुंडली जब आपका जन्म होता है उसमें कैसे कैसे योग हैं वही डिसाइड करता है फाइनली। तो ये तो गोचर है जो सभी लोगों का है, पर जिसकी महादशा होगी और जो ग्रह की स्थिति होगी वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। गुरु के बाद अगर हम शनि महाराज पर आते हैं, अच्छा, गुरु की जो स्थिति है वो प्रेम आदि के लिए अच्छी है, रिश्तों की शुरुआत के लिए अच्छी है, और लव अफेयर्स उन सब के लिए भी अच्छी है। क्योंकि ये जो भाव है पंचम भाव, ये ज्ञान के साथ साथ एंजॉयमेंट का, फन का, बाहर जाने का, रिश्तों की शुरुआत का भी है। इसके बाद हम शनि की बात करें, शनि पंचमेश पंचम में है। शनि का पंचम में गोचर वैसे तो पनौती बोलते हैं चंद्रमा से, लग्न से भी बहुत अच्छा नहीं माना गया, पर यहाँ कुछ बातें हैं। एक तो शनि अपनी ही राशि में है, दूसरा यहाँ पर अभी गुरु का साथ उनको मिला हुआ है, ऊपर से यहाँ पर शुक्र आए हुए हैं जो कि भाग्येश है। तो इतनी सारी ऑस्पिशियस चीजें यहाँ पर आ गई हैं, तो शुक्र की, शनि की दृष्टि में भी थोड़ी ऑस्पिशियसनेस आ जाएगी। अभी तक वो थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे आपकी पत्नी से, आपके स्पाउस से, पर चूंकि गुरु का साथ है तो आपका बिजनेस बढ़ाएंगे,
हालांकि थोड़ी सी ड्राइनेस लाएंगे अगर शनि की महादशा है या राहु केतु की है, और शनि को अष्टक वर्गा में यहाँ पे पॉइंट अच्छे नहीं है, तो रिश्तों में थोड़ी दूरी ला सकते हैं, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं आपकी पति से, पत्नी से, प्रेमी से, प्रेमिका से। शनि की जो सीधी दृष्टि एकादश भाव पर है, और शनि छठे भाव के स्वामी है, पंचम में आ रहे हैं, तो ऑफिस की वहाँ पर थोड़ा पॉलिटिक्स हो सकती है ऑफिस आदि की। और छठे भाव की दृष्टि एकादश भाव पर, मतलब लोन आदि से आपको लाभ हो सकता है, आपको लोन बैंक आदि से मिल सकता है, उसकी संभावना यहाँ पर बनती है। शनि की जो दसम दृष्टि है वो द्वितीय भाव पर है आपके, और मंगल की भी दृष्टि द्वितीय भाव पर है। वाणी का खासा ख्याल रखना है, आपकी वाणी ऐसी हो सकती है, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, या तो आपका स्पाउस थोड़ा सा ऐसा बोल सकता है, बदले में आप भी मतलब कम नहीं रहेंगे, तो उससे फिर बात का बतंगड़ बन सकता है। तो वाणी का खासा ख्याल इस महीने में रखना है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ऐसे कहने को लगता है कि फ्री की है, पर आप किसी को अगर कटु वाणी बोल दो तो उसके दिल में कई बार वाणी की जो चोट होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक उसी तरह अगर आप अच्छा बोलते हैं तो कई बार आपकी कुछ अच्छी बातें अगर कोई फॉलो कर ले तो उसकी जिंदगी सुधार सकती हैं। वाणी को एक तरह का कर्म कहा गया है। 3 तरह के कर्म है, एक फिजिकल है, एक मानस कर्म है जो हम विचार करते हैं, और वाणी को आत्मिक कर्म कहा गया है। तो वाणी का बहुत अच्छा वैल्यू दी गई है हमारे शास्त्रों में। तो अच्छा अच्छा बोलिए, अच्छे के लिए बोलिए, दूसरों की अच्छाई के लिए बोलिए। जैसा करते हैं वैसा हमारे पास आ जाता है। कर्म को चक्र से जोड़ा गया है, और चक्र की एक विशेषता होती है, वो जहां से चले वहीं पहुंच जाता है। चाहे किसी भी डायरेक्शन में चले, पहुंच वहीं जाएगा। मतलब अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके पास आएगा ही आएगा। हो सकता है कि वो व्यक्ति ना करे, दूसरा करे, पर अगर आप अच्छाई कर रहे हैं तो वह आप तक पहुंचनी ही पहुंचनी है। यही संसार का नियम है। तो अच्छी वाणी बोलें, वाणी का ख्याल रखें, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि मंगल और शनि का जो प्रभाव आ रहा है द्वितीय भाव में आ रहा है, और द्वितीय भाव वाणी के साथ साथ हमारी मेंटल कैपेसिटी का भी होता है। जल्दबाजी आ सकती है कहने में, लिखने में भी कुछ आप ऐसा लिख सकते हैं जल्दबाजी में जो गलती हो जाए, क्योंकि तो बुध वक्री है। तो राइटिंग अगर कुछ लिखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स आदि साइन करते हैं, तो उसमें विशेष ध्यान रखें इस महीने। इसके बाद हम गुरु की और शनि की बात कर चुके हैं, बुध की भी बात कर चुके हैं। अब थोड़ा शुक्र की बात करें। शनि का जो गोचर है वो प्रेम आदि के लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं है, अगर शनि की दशा महादशा है तो। एज ए रेमेडी शनि के लिए माता काली की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, भोलेनाथ की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसी के साथ धर्म का पालन करना, झूठ जहां तक हो ना बोलना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, गरीब, मजदूर, आपसे जो नीचे वाले लोग हैं उनका कभी भी पैसा ना रखना, उनकी कभी भी मजदूरी ना रखना, उनके साथ जहां तक हो सके प्रेम से व्यवहार करना। काली वस्तुओं का विशेष संबंध शनि से जोड़ा, काली और ठंडी वस्तुओं का संबंध, मरी हुई जैसे चमड़ा है, ये काली वस्तुएं से, काला कुत्ता, काली गाय, काली भैंस, इसको शनि से जोड़ा गया है। और आप कह सकते हैं सभी कमजोर चीजें जो हैं, तो आपसे जो कमजोर हैं, चाहे वो कोई मरीज हो, चाहे वो कोई कोढ़ी हो, कोई भी व्यक्ति जो बीमार हो, जो अपनी सहायता ना कर सकता हो, ऐसे व्यक्तियों की सहायता करना, ऐसी स्त्रियों की सहायता करना, शनि मजबूत होते हैं। शनि उससे अच्छा रिजल्ट शनि का थोड़ा सा जरूर मिलता है। धर्म पे चलते रहें तो शनि अगर खराब भी हो तो अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं, ऐसा लिखा गया है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। समय तो लग सकता है। तो शनि के बाद हम आ जाते हैं शुक्र पर। शुक्र का पंचम में होना प्रेम विवाह को दिखाता है, प्यार को दिखाता है। तो जिनकी शुक्र की दशा महादशा है तो ये वो समय है कि आपको आपका प्रेमी या प्रेमिका इजहार कर सकता है, बता सकता है, किसी प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। पंचम भाव जो है शेयर का भी है, स्टॉक मार्केट का भी, और शुक्र भी स्टॉक मार्केट के कारक हैं। तो ऐसे में स्टॉक मार्केट से लाभ, शेयर से लाभ, किसी इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होने को दिखाता है। अगर आप का फ्लावर का काम है, फूलों का काम है, चित्रकारी का काम है, डिजाइनिंग का काम है, वेब डिजाइनिंग का काम है, किसी तरह से शुक्र से जुड़ा हुआ काम है, नींबू भी शुक्र से जुड़ा हुआ है, फ्लावर्स आपके हैं, चमकती हुई चीजें हैं, और आपका होटल बिजनेस है, ऑटोमोबाइल बिजनेस है, इन सब से शुक्र का कोई काम है तो आपके लिए अच्छा गोचर है, आपको लाभ रहेगा। शुक्र यहाँ पर सिर्फ 22 तारीख है, 22 के बाद थोड़ा छठे भाव में आ रहे हैं। तो 22 के बाद थोड़ा सा स्लो, स्त्रियों से थोड़ा सा सम्मान से बात करें, उनके साथ किसी उलझे नहीं,
हालांकि शुक्र जब छठे भाव में होते हैं तो आपके सहकर्मियों से थोड़ा सा व्यवहार अच्छा करेंगे वो आपके साथ, पर फिर भी स्त्रियों से थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहें। प्रेम आदि के इजहार में भी जब तक शुक्र यहाँ पर है तो थोड़ी जल्दबाजी ना करें। यहाँ से जो शुक्र है आपको विदेश यात्रा करा सकते हैं, बाहर की यात्रा करा सकते हैं, फॉरेन चीज़ों से, फॉरेन ट्रेवल से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपका लाभ करा सकते हैं, उस मामले में अच्छे रहेंगे। शुक्र का अगर आपकी दशा महादशा चल रही है तो माता लक्ष्मी की पूजा, ओम श्रीम का जाप बहुत शुभ माना गया है। विचारों की सफाई, घर में सफाई, जहाँ पर भी रहते हैं तन मन की सफाई जरूरी है। मतलब स्वच्छ विचार मन में आए, उसके लिए क्या होगा, अच्छा देखें, अच्छा सुने, क्योंकि अपोजिट करेंगे तो नहीं चलेगा। वो बोलते हैं ना कि बुरा मत देखो बुरा मत सुनो, तो बुरा मत देखो बुरा मत सुनो कहेंगे तो बुरा ही दिमाग में आता है। ठीक इसी तरह जैसे मैं आपसे कहूँ बंदर के बारे में नहीं सोचना है, तो बंदर के बारे में ही सोचोगे तो उल्टा करना है, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, नेगेटिव न्यूज़ नहीं देखनी है मीडिया पर, इधर उधर पॉजिटिव चीज़ें ही देखनी है और पॉजिटिव चीज़ें ही करनी है। इससे माता लक्ष्मी खुश रहती हैं, अच्छा होता है और ये शुभ माना गया है। घर में शुक्रवार वाले दिन फ्लावर्स लाना, स्वच्छ फ्लावर लाना, अच्छे कपड़े पहनना, गंदे कपड़े ना पहनना, सफाई का ध्यान रखना, ये कुछ चीज़ें हैं जो माता लक्ष्मी को पसंद हैं। इसके साथ साथ शुक्र के बाद हम मंगल पर आ जाते हैं। अगर आपकी मंगल की महादशा है तो मंगल अष्टमेय से है और अष्टम भाव में ही है। अष्टम भाव आयु का है, मृत्यु का है, पैतृक संपत्ति का है। आपकी जो पति या पत्नी है, आपका जो स्पाउस है, आपका जो पार्टनर है, उसकी वाणी का है। अचानक मिलने वाले धन का है, गुप्त चीज़ों का है, सीक्रेट्स का है। कोई बातें जो छिपाई जाती हैं वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी। सीक्रेट नॉलेज जैसे ज्योतिष है, काला जादू है, उसका भी है। सीक्रेट रिलेशनशिप अगर किसी के होते हैं उसका भी है। कोई ऐसी चीज़ को छुपाएं, सीक्रेट धन जो होता है वो गड़ा धन वगैरह उसका भी है। तो ये एक तरह से ये जो योग है ये विपरीत राजयोग है और इसमें चीज़ें बिगड़ के बन जाती है। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है अचानक से किसी का कोई नुकसान हो, उससे आपका फायदा हो जाए, या फिर सिचुएशन अगर मंगल की दशा है तो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये सिचुएशन में तो मेरा नुकसान हो सकता है और उल्टा फायदा हो जाए, इस तरह का है। यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है वो जिन लोगों के शादी विवाह हो चुका है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वाणी से आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपको आपकी पति या पत्नी से थोड़ा दूरी बना सकता है, या फिर आपका स्पाउस कुछ ऐसा बोल सकता है जो आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप फिर बदले में भी कुछ ऐसा कह सकते हैं तो बात बढ़ जाएगी। तो ऐसे में अगर वो कुछ ऐसा कहते भी हैं तो ज्ञान से काम लीजिए, प्यार से काम लीजिए, करुणा से काम लीजिए। जिस तरह आप अपनी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, जिस तरह आप तो उनकी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। जिस तरह आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके गुणों को देखे आपके अंदर, तो आप भी उनके अंदर गुणों को देखिए और जो माइनस हैं उनको इग्नोर कीजिए। इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। अगर ऊपर जाना है तो हल्का होना ज़रूरी है। देखिए जब रॉकेट ऊपर जाता है तो अपने से जो चीज़ें होती हैं धीरे धीरे छोड़ता हुआ जाता है और ऊपर उठता उठता जाता है। क्योंकि अगर आप सारी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका जो एनर्जी है वो इधर उधर लगेगी, लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ेगी। आप लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाओगे, आपके दिमाग में यही रहेगा ये सब बातें। तो उन सबको छोड़कर आपको आगे की तरफ बढ़ना है। तो इस चीज़ पे ध्यान दें, गौर करें तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 एकादश भाव पर है। तो जो मंगल है आपके लिए तृतीयेश और अष्टमी से बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह नहीं है। तो बड़े भाई के साथ थोड़ी सी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, सीनियर्स के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। माता के भी स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें। इसके साथ मंगल की जो दृष्टि है तृतीय भाव पर है, वहाँ पर केतु पहले से बैठे हुए हैं। तो और तृतीय भाव किसका, आपके पराक्रम का है, आपकी महत्वाकांक्षा का है, आपके भाइयों का है, पड़ोसियों का है। डांस, ड्रामा, ड्राफ्ट, क्राफ्टिंग, कम्युनिकेशन, किसी भी तरह का राइटिंग, इसका भी है। स्पोर्ट्स का भी है। छोटी मोटी जो यात्राएं होती हैं उसका भी है। तो ऐसे में अपने आप को मोटिवेट रखना है। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे संबंधों को बना के रखना है, क्योंकि ऐसे यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि फालतू में कुछ ऐसी बातें हों और आपका मन हो किसी से थोड़ा सा संबंध बिगाड़ लिया जाए या बिगड़ जाए। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से हैंडल करना है कि हाँ ऐसी संभावना है। आपके लक्ष्य के प्रति आपको बढ़ने लेना है, आलस्य नहीं। आलस्य आ सकता है, तृतीय भाव में केतु आपको चीज़ों से अलग करते हैं, ऐसे काम से थोड़ा दूर लाने की कोशिश करते हैं। तो पराक्रम करते रहें, मेहनत करते रहें, अपने लक्ष्य को छोड़े नहीं, उसकी तरफ लगातार बढ़ते रहें। जैसा विवेकानंद ने कहा है,
जागो, उठो, जागो और तब तक बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते आप। तो प्राप्त करने के लिए पहले तो आपको लक्ष्य आ जाना चाहिए अंदर से। उठो, लक्ष्य होगा तभी उठेंगे। जागो, उसके बारे में अवेयरनेस पैदा करो, उसके बारे में सोचो क्या चीज चाहिए। जागने का मतलब सिर्फ जागना नहीं है, वो सिंबॉलिक बातें होती हैं हमारे जो भी हमारा धर्म है उसमें, सनातन धर्म है। जागने का मतलब है उसकी सारी जानकारियां जुटाओ, जो जो चाहिए उसके लिए उसे प्राप्त करने की कोशिश करो। उसको इतना एकदम जो भी उसके लिए चाहिए उसकी सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद भी आगे बढ़ो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मतलब कि आगे बढ़ोगे तो ऐसा नहीं एकदम से मिल जाएगा, मुसीबतें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी और नाकामयाब होगे, पर उठो फिर आगे बढ़ो, उठो फिर आगे बढ़ो जब तक कि पा नहीं लेते। ये विवेकानंद ने कहा, इस बात को आप लिख सकते हैं। ये स्वर्ण जितने भी ज्ञान है उनमें से एक तरह की लाइन है जो अगर वास्तव में व्यक्ति फॉलो करे तो उसको लक्ष्य प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। और ज्योतिष में भी तीसरा, छठा, 10वां, 11वां जो भाव है वो क्रियामान कर्मा से जोड़ा गया है, जो फिक्स नहीं है, जहां पर आपकी फ्री विल काम करती है। इसके बाद मंगल को भी हमने देख लिया, बुध को देख लिया, शुक्र को, शनि को, सूर्य को देखते हैं। देखिए अगर आपकी सूर्य की महादशा चल रही है उस केस में जो सूर्य है वो 11 तारीख तक आपके पंचम भाव में रहेंगे। मतलब आप एजुकेशन पे कोई खर्चा हो सकता है, आपके बच्चों पे कुछ खर्चा हो सकता है, और आप कुछ सीखने पे, नई चीज सीखने पे कुछ खर्चा कर सकते, किताब वगैरह खरीदने पे कुछ खर्चा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य की दशा होगी तभी होगा, पर चांसेस बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाता है। उसके बाद सूर्य छठे भाव में, सूर्य छठे भाव में अच्छा माना गया, रोग ऋण शत्रु का विनाश करते हैं। अगर आपको लोन आदि लाना चाहते हैं वो मिल सकता है। विदेश यात्रा आदि आप करना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पे सूर्य अच्छे हैं। आंखों का थोड़ा सा ध्यान रखें और पिता के साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग सूर्य कभी कभी जब छठे भाव में हो तो करा सकते हैं, इन बातों का ध्यान रखें। राहु नवम भाव में है, आपका ध्यान बाहर की तरफ होगा, विदेशों की तरफ होगा, दूसरे कल्चर को जानने की तरफ होगा। आपका यात्राएं काफी हो सकती हैं अगर राहु की दशा महादशा है, आप दूसरे देश जा सकते हैं। हालांकि पिता से, गुरुओं से थोड़ी सी दूरी आ सकती है। धर्म के किसी कार्य में थोड़ी देरी हो सकती है। आप कुछ यज्ञ कराना चाहते थे, आप माता पिता के लिए कुछ करना चाहते थे, कोई अच्छा काम करना चाहते थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो कर नहीं पाएंगे, वो थोड़ा लेट हो सकता है यहाँ से। पर जरूरी नहीं कि एकदम कुंडली में राहु और केतु के जो डिस्पोजिटर हैं, मतलब राहु जिस राशि में, आपकी जन्म राशि में कहां पर है, और केतु की आपकी जन्म राशि में कहां पर, वो एक दूसरे से कहां पर बैठे हैं, राहु केतु पर किसकी दृष्टि है, राहु केतु किसके साथ है, उस पर डिपेंड करेगा, जन्म पत्री पर डिसाइड करेगा। पर मोटा मोटा जो ज्यादातर लोगों के लिए हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ। राहु से यहाँ की दृष्टि, राहु से दृष्टि जो है लग्न पर भी पड़ेगी। अगर राहु की दशा अंतरदशा है तो मन थोड़ा भ्रमित हो सकता है, मन में बहुत सारे आचार विचार आते रहेंगे, थोड़ा फोकस की कमी रहेगी। तो फोकस करें, फोकस बहुत जरूरी है। आप जब लाइट को, प्रकाश को एक कागज पे फोकस करते हैं तो क्या होता है, वो जो लेंस में बचपन में करते हैं ना फोकस, तो आग लग जाती है। तो फोकस बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज पे जब तक फोकस कीजिए गोल पर, जब तक आप उसे पा नहीं लेते। और राहु की दशा में जरूरी हो जाता है, इधर उधर मन भागता है, ये समझ में, ये करें वो करें, यहाँ करें वो करें, उस चक्कर में कुछ हो नहीं पाता है। तो डिसाइड कीजिए पहले, फिर उसकी तरफ मन से, दिल से मेहनत कीजिए। राहु की दृष्टि जो है केतु पर तो है ही। यहाँ तो मैंने बताया कि पड़ोसियों से, बड़े भाई, छोटे भाई से, पराक्रम से थोड़ी सी नीरसता ला सकते हैं आपको। राहु की जो नवम दृष्टि है वो यहाँ पर है, पंचम पर है। ये सप्तम है, अष्टम, नवम। तो आपके जो बच्चे हैं वो आपकी थोड़ा कम सुन सकते हैं, थोड़ी शैतानी कर सकते हैं, पढ़ाई में मन थोड़ा सा कम लगेगा। आप बाहर जाने की यात्रा वगैरह हो सकती है, एजुकेशन आदि को लेकर भी बाहर विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। ओवरऑल जो राहु यहाँ पर है, ऐसा नहीं है सब बुरा भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 घर, गाड़ी, भूमि आदि का आपको लाभ करा सकते हैं, आपके लाभ को बढ़ा सकते हैं, और फॉरेन यात्रा करा सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर बिजनेस है तो उसको बढ़ा सकते हैं। पर आपके कार्य के क्षेत्र पर पद प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी आ सकती है, ट्रांसफर आदि हो सकता है अगर राहु की दशा महादशा है और राहु कुंडली में अच्छे नहीं है तभी, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या कर सकते हैं, रेमेडी क्या है, माता दुर्गा की पूजा, माता दुर्गा की पूजा, कोयले का दान, शीशे का दान, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम होते हैं उनका दान,
राहु के लिए। नारियल का दान अपने ऊपर से 7 बार या 11 बार उतार कर पानी में बहाते हैं, बहते हुए पानी में उल्टा होकर नहीं देखते हैं। इसके साथ साथ कर्म, कर्म मतलब अपने से गरीबों की सहायता करना, पक्षियों को दाना डालना, झूठ का प्रयोग नहीं करना, छल कपट का प्रयोग नहीं करना, सबके प्रति अच्छी भावना रखना, धर्म का पालन करना, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना, मर्यादा में रहना, तो राहु फिर अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये सब चीजें भी जरूरी हैं। तो ये हमने सारे ग्रह देखे कि इसके साथ हम बढ़ते हैं फिर त्योहारों पर कि त्योहार इस महीने में कौन कौन से हैं। देखिए 16 तारीख की बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है। माता सरस्वती जो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उनकी पूजा है। सारी प्रकृति जो है ना ज्ञान से भरी हुई है, बहुत इंटेलिजेंट से भरी हुई। एक चींटी को भी आप देखेंगे ना तो साइंस भी फेल हो जाएगी, वो बनी कैसे है, छोटी सी चींटी, इतना उसमें साइंस है। तो उस माता ज्ञान स्वरूपी जो माता सरस्वती हैं उनकी पूजा है। माता सरस्वती जो 3 देवियां हैं उनमें से एक है माता गौरी, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती। इसके साथ साथ 16 तारीख को ही रति और कामदेव की पूजा भी होती है। प्रकृति थोड़ा सौंदर्य आने लगता है, प्रकृति में सर्दी के बाद फूल खिलने लगते हैं और कह सकते हैं कि एक तरह की खूबसूरती चारों तरफ होती है बसंत में। तो 16 तारीख की बसंत पंचमी है। 27 तारीख की पूर्णिमा है। पूर्णिमा को चंद्रमा से जोड़ा गया है। चंद्रमा हमारे मन को, एहसास को दिखाते हैं, हमारी आयु को दिखाते हैं। आयु का संबंध सीधा सीधा चंद्रमा से होता है और शनि से होता है, इसलिए शनि और चंद्रमा को हम देखते हैं जब आयु निर्धारण करते हैं। तो जिनकी आयु कम होती है उनको पूर्णिमा का व्रत बताया जाता है। जिनकी कुंडली में विषयोग आदि होता है उनके लिए पूर्णिमा का व्रत, जिनका मन इधर उधर डोलता है उनके लिए भी पूर्णिमा का व्रत बताया जाता है। 7 तारीख की सतिल्ला एकादशी है जो दान के बारे में है, जो देना सिखाती है। वैसे तो सभी धर्मों में कहा गया है कि 10% या 5% हमको देना ही चाहिए, हमारा धर्म है वो, और ये थोड़ा सा सिखाती है कि देना बहुत महत्वपूर्ण है। आप जरूरी नहीं है धन दें, आप ज्ञान दे सकते हैं, आप अच्छी बातें दे सकते हैं, अच्छी वाणी का दान कर सकते हैं। क्योंकि अगर धन देंगे उसका व्यक्ति यूज करेगा वो तो खत्म भी हो जाएगा, पर अगर ज्ञान देंगे और व्यक्ति उसका यूज करेगा तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। तो अच्छी बातें बताइए, अपनी तरफ से जितना हो सके सभी को अच्छी सलाह दें, उसके भले के लिए सलाह दें। 23 तारीख की जया एकादशी है जो बताती है कि हमको अपने कर्तव्य पालन करते समय इधर उधर की बातें नहीं सोचनी चाहिए। जो कर्तव्य है उसको पूर्णतः निभाएं। अगर स्कूल में है तो पढ़ाई के समय पढ़ाई ही करें मन लगा के, और जब खेलें तो मन लगा के खेलें। अगर इधर उधर करेंगे तो फिर बातें बन नहीं पाएंगी। बाकी आप इसकी कहानी पढ़िएगा, बहुत मधुर, बहुत अच्छी कहानी है। 9 और 24 तारीख का प्रदोष व्रत है। 10 तारीख की शिवरात्रि है। ये तीनों त्योहार जो हैं शिव जी से जुड़े हुए हैं। आनंद रूपी शिव, ज्ञान रूपी शिव। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। जो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, मैं भी वही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही अपनी नियति का रचयिता हूँ। मैंने खुद, मेरे खुद कर्मों का ये है, तो खुद कर्मों का रिजल्ट है, तो आगे भी जो रिजल्ट आएगा वो भी मेरे हाथ में है। ऐसा नहीं कि एकदम सब फिक्स है। तो अगर आप सही निर्णय लेंगे, जो डेस्टिनी लाएगी उसके बाद आप अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग नहीं, जो सिचुएशन में जरूरी है, सही है, वो करेंगे तो आप उसको बदल सकते हैं। इसीलिए कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। इसके बाद 11 तारीख की अमावस्या है जो पितरों से जुड़ी हुई है। पितृदोष आदि होता है या शनि राहु की कोई प्रॉब्लम होती है तो अमावस्या का व्रत, मंत्र आदि के लिए भी कुछ अमावस्या का यूज होता है। 12 तारीख की संक्रांति है। सूर्य जो है कुंभ में प्रवेश करेंगे और संक्रांति होगी। संक्रांति आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, उसका व्रत भी बहुत शुभ माना जाता है। दान आदि करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, प्लीज फॉलो, प्लीज लाइक। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।